चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है मूवमेंट टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड। देखो, इस चैप्टर में कल जो हमने पॉइंट्स देखे थे ना, उसमें ऐसा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कैसे हुई थी, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में क्या क्या पूरे वर्ल्ड में चेंजेस हुए थे, उसके बारे में हमने समझा था। हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे कल, बेसिक पॉइंट्स देखे थे, जिसमें सबसे पहले समझा था कि इटाली में पूरे वर्ल्ड ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इटाली के साथ बहुत गलत किया था। तो इसकी वजह से इटाली ने अपना जो है वो एक ग्रुप बना दिया था। ठीक है, एक फैसिस्ट ग्रुप अपना बनाया था, और वो पूरे वर्ल्ड से जैसे बदला लेना चाहते थे। ठीक है ना, एक इटाली वो गुस्से में बैठा था कि बस मौका मिले तो हम ये लड़ाई करेंगे। दूसरा जर्मनी, जर्मनी में तो हमें सबको पता ही है ना, ठीक है, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्साइल ट्रीटी हुई थी उसमें जर्मनी के साथ बहुत अन्याय हुआ था। और उसके बाद जब जर्मनी के हेड हिटलर बने, तो उसने वहाँ पे नेजिस्ट या समझो नेजिज्म जो है वो शुरुआत की, कि वो भी एक तरह से गुस्से में था जर्मनी, कि उसे भी जब मौका मिलेगा तो वो पूरे वर्ल्ड को बताएगा। इसके अलावा जापान में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जापान के साथ भी धोखा हुआ, और उसने भी अपना मिलिट्रियलिज्म शुरुआत की, कि अपनी मिलिट्री बनाना शुरू की। एंड इनके अलावा पूरे वर्ल्ड में जो मंदी आई थी, पूरे वर्ल्ड में जो जो मंदी आई, जो वॉल स्ट्रीट क्रैक हुआ था, कि उसकी वजह से भी पूरे वर्ल्ड वो एक तरह से अमेरिका के साथ गुस्से में थे। तो मतलब ये तो रीज़न थे, ये बेसिक रीज़न थे। आज हम लोग दूसरा उसके आगे पॉइंट देखें, तो वो है कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के मेन रीजंस कौन कौन से हैं, कि मेनली ये वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ। तो उनमें कुछ रीजंस हैं, यहाँ पे देखो जो पॉइंट लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि फियर्स नेशनलिज्म। फियर्स नेशनलिज्म मतलब कि भाई एक कहते हैं ना कि एक पूरी देशभक्ति। ठीक है, लेकिन यहाँ देशभक्ति कैसी, कि भाई हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है और बाकी सभी देश को गिराना है। एक ऐसी देशभक्ति वो लोगों के मन में बस चुकी थी। हमने देखा ही कि भाई इटाली इटाली जो है वो पहले ही गुस्से में बैठा था, जापान गुस्से में था, जर्मनी तो वैसे ही जो है वो चिढ़कर बैठा था पूरी दुनिया के साथ कि उसके साथ गलत हुआ है। और ये तीनों देश जो है वो उन्होंने अपनी अपनी टीम बना ली थी, और ये तैयारी में बैठे थे कि जब मौका मिलेगा तो वो पूरी दुनिया को दिखा देंगे। और वो लोग कैसे, तो वो अपनी कंट्री में एक तरह का नेशनलिज्म क्रिएट कर रहे थे, ऐसी देशभक्ति फैला रहे थे कि पूरी दुनिया खराब है, दूसरे देश वालों को जो है वो हमेशा नुकसान पहुंचाओ, और पहले सिर्फ अपने देश वालों को सोचो। जर्मनी के जो हिटलर थे वो हिटलर की सोच ही ऐसी थी। ठीक है ना, तो एक तो ये एक मेन रीज़न था कि ये खासकर इटाली, जर्मनी, जापान, ये देशों ने पूरी दुनिया में अपना कह सकते हैं ना कि एक तरह से शुरुआत कर दी थी, पूरी दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया था कि हम लोग अभी लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, कि समय आएगा तो दिखा देंगे। ये तीनों देश ऐसे तैयार बैठे थे। उसके बाद आता है ग्रुपिज्म। ग्रुपिज्म जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था ना, वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हर देश ने दूसरे देशों के साथ सीक्रेटली अपना ग्रुप बना दिया, अपना अपना ग्रुप बना लिया था कि अगर लड़ाई हुई ना तो तुम भाई मेरा साथ देना। ऐसे हर देश दूसरे देशों को बोलने लगा, कि जैसे फ्रांस को हमेशा डर रहता था कि जर्मनी कभी भी अटैक कर देगी। फ्रांस को ये डर था, तो इसलिए फ्रांस ने बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया, जेकोस्लोवाकिया, इन सब के साथ अपना ग्रुप बना लिया फ्रांस ने। इटाली ने भी, कि भाई पूरे वर्ल्ड पे अटैक करना है, ये लड़ाई लड़नी है, तो इटाली ने भी यूगोस्लोवासिया, फिर रोमानिया, हंगरी, ग्रीस, तुर्की, ऑस्ट्रिया, इन सब के साथ अपना ग्रुप बनाया। रशिया ने भी जर्मनी, तुर्की, लिथुआनिया, ईरान, इन देशों के साथ ग्रुप बनाया। ठीक है, तो इस तरह से हर एक कंट्री दूसरी कंट्रीज के साथ अपना अपना ग्रुप बनाने लगी। इंग्लैंड ने भी फ्रांस के साथ मिलकर एक तरह का ग्रुप बना लिया था, और सब सब सीक्रेटली एक दूसरे से जोड़ रहे थे। तो एक ये ग्रुपिज्म, वो भी पूरे वर्ल्ड में एक तरह का फियर क्रिएट करके बैठा था, कि सभी देश आपस में ग्रुप बना रहे हैं ना, मतलब ज़रूर ये अब सब लड़ेंगे ही लड़ेंगे।
तो पूरे वर्ल्ड में एक तरह का डर बैठ गया था ये। इनके बाद आता है मिलिट्रियलिज्म। तो मिलिट्रियलिज्म का मतलब ये कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अब सबको ऐसा लगा था कि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, सब देश शांत बैठ जाएंगे और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरी दुनिया को यही एहसास था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कि इतनी बड़ी लड़ाई हो चुकी है, तो अब कोई भी देश दूसरी बार तो नहीं लड़ेगा। ठीक है कि आप सब शांति से बैठेंगे, लेकिन कोई बैठा? कोई नहीं बैठा। उल्टा सब ने अपनी अपनी मिलिट्री बनाना शुरू कर दी। कि जो क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बना था, उसने कहा था कि अब कोई हथियार नहीं बनाएगा, अब सब लोग शांति से मिलजुल के रहेंगे। लेकिन इसका उल्टा सभी देश और बड़े बड़े हथियार बनाने लगे। ठीक है, एक दूसरे से कंपैरिजन करने लगे कि उस देश ने इतना बड़ा हथियार बनाया ना, इतनी बड़ी टैंक बनाई है, तो हम भी अपना इतना बड़ा टैंक बनाकर दिखाएंगे। तो हर एक ने अपनी बड़ी बड़ी सेना, बड़े बड़े हथियार तैयार करके रखे थे कि जो देश के पास कुछ पैसे वगैरह नहीं भी होते ना, तो भी दूसरे देशों से उधार लेकर भी अपने देश के लिए हथियार तैयार करते थे पहले। तो इसकी वजह से भी पूरे वर्ल्ड में ये भी एक डर था, जैसे वो कहते हैं ना कि क्या कह सकते हैं कि इस वर्ल्ड वॉर के ढोल जैसे बजना शुरू हो चुके थे कि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने ही वाली थी। क्या क्या जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंडीशन थी ना, वैसे ही अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भी कंडीशन होने वाली थी कि सब देश इतनी पूरी तैयारी में बैठे थे कि बस एक मौका मिले। नहीं कहते कि सब लोग जो है वो तैयारी में तो थे, कोई एक शुरू करेगा ना तो सभी कूद पड़ेंगे लड़ने के लिए, ऐसा था। फिर उसके बाद का रीज़न, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, इसका मतलब क्या कि देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो लीग ऑफ नेशन बना था, उसने सब देशों के लिए रूल्स बनाए थे कि कोई देश दूसरे पे अटैक नहीं करेगा, सब लोग मिलजुल के रहेंगे, मिलजुल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन लेकिन क्या है कि लीग ऑफ नेशन की बात सबने मानना छोड़ दिया। ठीक है ना, सबने जो है वो इसकी बात मानना छोड़ दिया, और जितने भी इसके मेंबर बने थे ना, वो एक एक करके सभी मेंबर इसमें से निकलने गए। जैसे इटाली लीग ऑफ नेशन का मेंबर बना था, लेकिन इटाली को गुस्सा था कि भाई मेरे साथ धोखा हुआ है, तो भाई मुझे ये नहीं चलेगा, तो वो लीग ऑफ नेशन से निकल गया। क्योंकि लीग ऑफ नेशन का रूल था, इसे टीम में रहने वालों का रूल था कि भाई वो कोई एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, कोई कभी हथियार नहीं बनाएंगे, कोई कभी लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन इटाली तो लड़ाई की तैयारी में था ना, तो उसने लीग ऑफ नेशन की बातें मानना ही छोड़ दी और उस ग्रुप से निकल गया। वैसे ही जापान, वैसे ही जर्मनी, और एक एक करके सभी देश निकल गए और लीग ऑफ नेशन बंद हो गया। देखो कि लीग ऑफ नेशन जो है वो बंद हो गया बिल्कुल। तो उसने लीग ऑफ नेशन जो इतनी बड़ी संस्था बनी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वो कोई काम की नहीं आई और पूरी संस्था को बंद करना पड़ा, क्योंकि कोई भी देश ने उसकी बात मानी ही नहीं थी। हर देश एक दूसरे के ऊपर कब्जे कर रहा था। कि जैसे इटाली था, इटाली ने जो है वो एबिसिनिया के ऊपर कब्जे किया था, जापान ने मंचूरिया के ऊपर, जर्मनी ने जेकोस्लोवाकिया के ऊपर। तो इनके ऊपर बिना कहे, बिना परमिशन के उनके ऊपर अटैक कर दिया था, और ये लीग ऑफ नेशन के खिलाफ था। तो इसका मतलब लीग ऑफ नेशन जो सबको शांत करवाने के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए बना था ना, वो फेल हो गया। किसी ने लीग ऑफ नेशन की बात मानी ही नहीं। उसके बाद है ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ट्रीटी ऑफ वर्साइल कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा रीज़न यही था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, है कि नहीं? कि ये जो वर्साइल ट्रीटी बनी थी, उसमें जर्मनी के साथ बहुत अन्याय हुआ था, ये तो पता ही है कि जर्मनी के ऊपर 6.5 बिलियन डॉलर का जो है वो फाइन लगा था कि उसे इतने पैसे देने हैं। इनके अलावा जर्मनी के कितने सारे इलाके वो दूसरे देशों के कब्जे में दे दिए। जर्मनी की राइन रिवर जो थी, वो रिवर भी सबको ट्रांसपोर्ट के लिए ओपन कर दी गई फ्री ऑफ कॉस्ट। और जर्मनी के जो मिनरल्स भी थे ना, वो मिनरल्स भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट उसे प्रोवाइड करने थे। तो इतना सारा जब जर्मनी के ऊपर एक तरह का फाइन रखा गया था, तो ये जर्मनी तो गुस्से में था ही। और जब हिटलर हिटलर वहाँ का हेड बना ना, तो हिटलर ने इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल को पीस ऑफ पेपर कह के फाड़ दिया। भाई ये तो खाली पेपर का टुकड़ा है, भाई मैं इसे ट्रीटी में नहीं मानता। ठीक है, हिटलर ने स्ट्रिक्टली कह दिया था कि मैं
इस वर्साइल ट्रीटी में नहीं मानता, जिसको जो करना हो वो कर लो। तो इसकी वजह से वहाँ की जो पब्लिक थी ना, जर्मनी की जो पब्लिक थी ना, वो भी अब गुस्से में हो चुकी थी कि नहीं, हिटलर की बात सही है कि हमें ये लड़ाई करनी ही चाहिए। तो ये भी एक तरह से जो है वो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत थी। और उसके बाद जो कहते हैं ना कि इम्पेरियलिस्टिक एम्बिशन ऑफ एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर है ना, वो इम्पेरियलिस्टिक था, मतलब उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि सबको अपने कब्जे में करना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो तब तक तो एडोल्फ हिटलर ने आसपास के न जाने कितने एरिया को अपने कब्जे में किया था। कि हिटलर ने सबसे पहले ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के कुछ किस हिस्से जो है वो अपने कब्जे में किए थे। इसके बाद जेकोस्लोवाकिया, उसके बाद लुथियानियाना। इनके अलावा दूसरा, उन्होंने छोटे छोटे जो जितने भी आसपास के जर्मनी के आसपास के एरियाज थे ना, वो सब उसने अपने कब्जे में किए थे। और आखिरी जो था ना, जर्मन अटैक ऑन पोलैंड, कि ये समझो उसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, सॉरी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत थी। वो कहते हैं ना कि भाई सब लोग जो है वो एक तैयारी में बैठे हुए थे ना, कि बस कोई एक शुरू करे तो हम सब लोग उसके पीछे पीछे चलेंगे, ऐसी तैयारी में बैठे हुए थे। और ये तैयारी कहाँ से मिली? तो ये तैयारी मिली जर्मनी से। 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1939, उस दिन जर्मनी ने सडनली सडनली अर्ली मॉर्निंग इस पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया था, पोलैंड कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया था। और यहाँ से ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरुआत हुआ। जर्मनी ने जैसे ही पोलैंड पे अटैक किया तो पोलैंड ने उसका आंसर दिया। पोलैंड चुपचाप थोड़ी बैठेगा, उसने भी जवाब दिया। और पोलैंड की उसके साथ में जो भी टीम थी ना, उसने अपने देशों को अपने साथ बुला लिया। दूसरी तरफ जर्मनी ने अपने देशों को अपने साथ बुला लिया। मतलब फाइनली ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ से शुरुआत हो गई। और पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे नए चेंजेस आ गए। अब सुनना ध्यान से, सिर्फ सुनना आप लोग बातें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या चीज़ें हुई। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरुआत हुई ना, तो फिर से पूरा वर्ल्ड जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। वही अलाइड नेशन एंड एक्सिस नेशन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थे, वैसे ही अलाइड नेशन में एक तरफ इंग्लैंड और फ्रांस था। इंग्लैंड और फ्रांस ये अलाइड नेशन में था। और एक्सिस नेशन, उसमें जर्मनी, इटाली और जापान थे, ये मेन कंट्रीज थे। छोटी छोटी दूसरी कंट्रीज तो उनके साथ जुड़ी हुई थी ही, लेकिन अलाइड नेशन में इंग्लैंड और फ्रांस, और एक्सिस नेशन में जर्मनी, इटाली और जापान, ये उनके साथ थे। और हर कोई पूरी तैयारी के साथ आपस में लड़ रहा था। अब इनके बीच में अमेरिका जो था ना, वो अमेरिका किसी की भी टीम में नहीं था। अमेरिका जो है वो न्यूट्रल था, वो अभी तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जुड़ा हुआ नहीं था। काफ़ी सालों तक, 4 से 4.5 साल हो गए कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता ही रहा। सब देश आपस में झगड़ते रहे, लाखों करोड़ों का कोई काउंट ना हो, इतना बड़ा नुकसान होने लगा, इतना ज़्यादा नुकसान होने लगा उसमें। ठीक है, लेकिन अमेरिका इसमें जुड़ा हुआ नहीं था। वो जो है वो न्यूट्रल था, कि उसने कहा था कि भाई उसे कोई लड़ाई करने की ज़रूर नहीं है। पता है, ऐसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हुआ था। आपने आगे का चैप्टर अगर आपको याद हो तो हमने उसमें पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा ही हुआ था कि अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं था, लेकिन सडनली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात बता रहा हूँ, कि सडनली जर्मनी ने अमेरिका की एक शिप के ऊपर अटैक कर दिया था और अमेरिका के कुछ सैनिकों को मार दिया था जर्मनी ने। और इसका बदला लेने के लिए अमेरिका उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐड हो गया और उसने जर्मनी को बुरी तरह से हरा दिया। तो उस वक्त जैसे जर्मनी की वजह से ये अमेरिका उसमें आया था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जुड़ा हुआ था ही नहीं। लेकिन इस बार हुआ जापान से, कि जापान ने जो है वो पर्ल हार्बर एक प्लेस है, और वहाँ के आए हुए कुछ आइलैंड हैं, और उन आइलैंड के, अमेरिका के कुछ आइलैंड हैं वहाँ पर, कि उन आइलैंड के ऊपर जापान ने अटैक कर दिया। ठीक है, और अमेरिका के कितने सारे सैनिक, कितने सारे सोल्जर्स वहाँ पे भी मारे गए। और अमेरिका की हमेशा से यही पॉलिसी थी कि अमेरिका सामने से अटैक नहीं करेगा, लेकिन अगर अमेरिका को किसी ने परेशान किया तो अमेरिका उसका 10 गुना बदला लेता है।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ कि जर्मनी ने उसके कुछ सैनिक मारे थे और उसके बदले में अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंट्री लेकर जर्मनी को बुरी तरह से हराया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा ही हुआ कि जापान ने अमेरिका के कुछ सैनिकों के ऊपर अटैक कर दिया फिर से, और उसके बदले में अब अमेरिका चुप करके बैठने वाला नहीं था। अब अमेरिका भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हेड हो गया, और अमेरिका जुड़ा किसके साथ? तो अलाइड नेशन के साथ, इंग्लैंड, फ्रांस, उनके साथ। ठीक है, और अब दूसरी तरफ ये जर्मनी, इटाली, जापान, ये अलग हो गए। और जैसे जापान ने अमेरिका के ऊपर अटैक किया था ना, तो उसका बदला लेने के लिए कुछ ही महीनों में अमेरिका ने बिना कोई वार्निंग देकर जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बम छोड़ दिए। ठीक है, एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम उनके ऊपर छोड़ दिए, और उनसे जो है वो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी दोनों सिटी 2 दिन में ख़त्म हो गई। पहले एक दिन में जो है वो एक सिटी के ऊपर उन्होंने बम फेंका, और सिर्फ एक बम से पूरी की पूरी सिटी ख़त्म हो गई। लाखों लोग एक ही दिन में मारे गए। एक सिटी जिस दिन खत्म हुई, मतलब सिटी खत्म होना मतलब केवल न लोग बचे, न बिल्डिंग्स बची, न कुछ, खाली खाली मैदान हो गया। पूरा शहर खाली मैदान बन गया। इतनी बुरी तरह से अमेरिका ने वो एटॉमिक बम उनके ऊपर गिराया था। जापान ने सिर्फ कुछ सैनिक मारे थे, और उसके बदले में अमेरिका ने पूरी की पूरी 2 सिटी, पहले एक दिन बिना सोचे समझे अमेरिका ने जापान की एक सिटी के ऊपर ये बम फेंका, और दूसरे दिन दूसरी सिटी के ऊपर। ये दुनिया का आज तक का सबसे बुरा इंसिडेंट है, कि इससे खराब कोई देश ने कभी कुछ नहीं किया है। इमेजिन तो करो कि यहाँ पर आप जो सिटी में रहते हो, उस सिटी में एक बम आकर गिरे और पूरी की पूरी सिटी मैदान बन जाए। न एक इंसान बचेगा, न कोई घर बचेंगे, न कोई बिल्डिंग्स, कुछ भी नहीं, न पेड़ पौधे, कुछ भी नहीं, सीधा मैदान बन जाए वो पूरी की पूरा शहर। ऐसे 2 शहर अमेरिका ने ख़त्म कर दिए थे, और फाइनली जापान ने घुटने टेक दिए। जापान उनके सामने जो है वो झुक गया, अमेरिका के सामने, कि भाई बस, भाई मैंने हार मान ली। माननी पड़ेगी ना जापान को हार, नहीं तो अमेरिका जो है वो पूरे के पूरे जापान को और बर्बाद कर देगा। 2 शहर तो बर्बाद हो गए, और भी बर्बाद कर देगा। और जापान के हारने से जर्मनी और इटाली वो दोनों कमज़ोर पड़ गए। जापान जो उनकी टीम में था, तो जापान जो उसने हार मान ली अमेरिका के सामने, तो जर्मनी और इटाली वो दोनों भी कमज़ोर पड़ गए, और उन दोनों ने भी फाइनली हार मान ली। और इस तरह से ये एक्सिस नेशन के जितने भी देश थे ना, उन सब ने भी सिर झुका लिया कि अब हम लोग नहीं लड़ेंगे। और इस तरह से 11 अगस्त 1945 को ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। 1 सितंबर 1939 से शुरुआत हुई थी, और 11 अगस्त 1945 कि जब ये अमेरिका ने इनके ऊपर जब बॉम्ब फेंका ना, 9 और 10 अगस्त को बॉम्ब फेंका था 2 दिन, और 11 अगस्त को जापान ने हार मान ली कि अब हम लोग नहीं लड़ेंगे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर वहाँ पे ख़त्म हुआ। ठीक है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी एंडिंग ऐसी ही हुई थी कि अमेरिका ने ही जब वर्ल्ड वॉर में एंट्री की थी ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उसने सभी देशों को हरा कर और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म कर दिया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ऐसा ही हुआ कि ये अमेरिका ने ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी एंट्री ली, और बाकी के सभी देशों को हरा कर ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म कर दिया उसने। अब ये वर्ल्ड वॉर तो ख़त्म हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो ख़त्म हो गया, जिसमें फिर से जर्मनी हार गया। अगर सिर्फ जर्मनी अकेले की बात करें ना, दूसरे देश तो थे ही, लेकिन अगर जर्मनी की बात करें तो पूरे फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यही था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी शुरुआत जर्मनी ने की थी फ्रांस के ऊपर अटैक करके, ख़त्म भी जर्मनी से हुआ, है ना। अमेरिका ने उसके ऊपर अटैक किया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी शुरुआत जर्मनी ने ही की थी। जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक किया था, और ख़त्म भी जर्मनी की वजह से ही हुआ कि अमेरिका ने जापान और उसके साथ जर्मनी को नुकसान पहुंचाया, और फाइनली उन्होंने हार मान ली। तो अब ये तो हुआ, वर्ल्ड वॉर तो ख़त्म हो गया। अब उसके बाद का एक पॉइंट है कि इससे नुकसान क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से क्या क्या इफेक्ट हुए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अगर इफेक्ट देखें ना, तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो है इकोनॉमिक इफेक्ट। इकोनॉमिक मतलब पैसों का इफेक्ट।
तो आप लोग इमेजिन ना कर सकते हो इतना नुकसान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो नुकसान हुआ था ना, उससे कई ज़्यादा नुकसान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था। तो नुकसान भी उतना ही ज़्यादा। एक अकेले अमेरिका ने, जो अमेरिका तो कुछ टाइम के लिए खाली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ा था, तो एक अकेले अमेरिका ने भी 350 बिलियन डॉलर का खर्चा किया था ये सेना बनाने के लिए, है ना, अपनी मिलिट्री बनाना, अपने क्या कह सकते हैं हथियार बनाना, टैंक बनाना। तो इन सब में 350 बिलियन डॉलर का उन्होंने खर्चा किया था, एक अकेले अमेरिका ने। तो सोचो दूसरे तो कितने सारे देश हैं, सभी देशों ने मिलकर तो न जाने कितने हजारों बिलियन डॉलर का खर्चा किया था, बरोबर। और इतना ही उनके देश में नुकसान भी हुआ था। जितना उन्होंने खर्चा किया था उतना ही ज्यादा उन सबके देश में नुकसान भी हुआ ही था ना उनके देश में नुकसान। क्यों? क्योंकि इस वर्ल्ड वॉर की वजह से पूरे के पूरे शहर खत्म हो गए। जैसे जापान के तो 2 शहर ही बर्बाद हो गए, कुछ बचा ही नहीं उनके शहर में, है कि नहीं। वो जापान के 2 शहर गए, इसके अलावा दूसरे भी जितने भी देश थे, हर एक देश में कुछ कुछ एरिया तो खत्म हो गए ना, कितने लोगों की जान चली गई। नुकसान का जो आप लोग इमेजिनेशन की जो लिमिट हो ना, वो लिमिट पार कर दो तो भी आपका नुकसान शायद काउंट ना हो, इतना नुकसान हुआ था, बरोबर। एक इंग्लैंड की भी अगर बात करें तो एक अकेले इंग्लैंड को 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी घुमानी पड़ी, खत्म करनी पड़ी, इतना नुकसान अकेले इंग्लैंड का। और जर्मनी, तो जर्मनी की तो आप सिर्फ इमेजिनेशन ही करते रहो। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ ना, तो जो हिटलर था, हिटलर जब से जर्मनी में आया था, तो उसने सिर्फ लड़ाइयाँ ही की थी, जर्मनी के डेवलपमेंट के लिए कभी नहीं सोचा था। कोई भी देश में जितनी लड़ाई होगी तो उतना नुकसान ज़्यादा होगा, लड़ाई से फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि लड़ाई करने से अच्छा है अगर देश में जो है वो पॉवर्टी, गरीबी हटाई जाए, लोगों को एजुकेशन दिया जाए, नई नई टेक्नोलॉजी लाई जाए, तो वो फ़ायदे देता है ना। लेकिन यहाँ कौन ऐसा काम कर रहा था? कोई भी ये काम नहीं कर रहा था, सही बात कि नहीं। जर्मनी में जब से हिटलर आया था, तो वो हिटलर ने सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ की थी। तो इसकी वजह से जर्मनी के नुकसान की तो सोच ही नहीं सकते कि कितना नुकसान हुआ था उसमें। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हार गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी वही हारा था, तो जर्मनी तो एकदम बर्बाद हो गया। और जो हिटलर था ना, हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चुपचाप वहाँ से निकल गया था। कहते हैं ना, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं था कि अब वो क्या कहे किसी को। उसने कितनी बड़ी बड़ी बातें, और जो क्या कह सकते हैं कि वहाँ जर्मनी का भगवान बन के बैठा था, क्या भाई वो जर्मनी के लिए सब कुछ करेगा ये हिटलर। लेकिन लेकिन वो नहीं कर पाया, हार गया फाइनली वो भी। तो इसकी वजह से वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। तो जर्मनी की हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी। दूसरे सब देशों के बारे में भी यही कहेंगे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरुआत हुई या ख़त्म हुई तब तक हर देश सिर्फ ये हथियार बना रहा था, सिर्फ जो है वो अपनी सेना तैयार कर रहा था, पूरा खर्चा उसके ऊपर था। तो जिसकी वजह से वहाँ पे कंट्री का जो डेवलपमेंट होना चाहिए ना, उस डेवलपमेंट के बारे में कोई देश ने नहीं सोचा था। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि हर देश में वहाँ पे चीज़ों की कमी होने लगी, खाने पीने की कमी होने लगी, प्रोडक्शन कम हो गया, प्राइस राइज होने लगा, हर चीज़ का भाव बढ़ने लगा। लोगों को क्या कह सकते हैं कि अपनी रोजी रोटी नहीं मिलती थी, न नौकरी मिलती थी, न कुछ। तो पूरी लाइफ जो है वो यहाँ वहाँ हो गई थी, कहते हैं वो बिखर गई थी पूरी। इतना बड़ा नुकसान ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था। आप इमेजिन ही करो ना कि जैसे अगर यहाँ पे हमारे देश में अगर कोई लड़ाई हो, तो हम तो यही कहेंगे ना कि चलो वो लड़ाई तो हमारे सैनिक कर रहे हैं, सरकार कर रही है, सैनिक कर रहे हैं, लेकिन हम जो घर पे बैठे हैं, तो हमारी क्या गलती? अगर वो लड़ाई बेवजह कर रहे हो, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ ऐसा, तो देश के सैनिक लड़ते थे, लेकिन देश की पब्लिक जो थी, हम जैसे लोग, हम तो पब्लिक कहलाते हैं, कि अगर हमारा देश लड़े और नुकसान हमें भुगतना पड़े तो ये कितनी बुरी बात है। तो वहाँ के जो जो कॉमन पीपल हैं, जो आम जनता है, जिसका तो कोई लड़ाई से लेना देना ही नहीं था, लेकिन फिर भी उनको ये सब नुकसान भुगतना पड़ता था। उनके लिए खाने पीने की कमी, नौकरियों की कमी होने लगी थी। इसके बाद तो दूसरा इफेक्ट आया था, वो था कम्युनिज्म इन चाइना। चाइना में कम्युनिज्म,
आप लोगों को पता है इससे पहले सेकेंड चैप्टर में हमने देखा था रशियन रिवॉल्यूशन, याद है? रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में देखा था। उस रशियन रिवॉल्यूशन में हमने देखा था कि किस तरह से रशिया में जो टजार नाम का जो राजा था उससे कैसे सबने जीत हासिल की, लोगों ने उनके खिलाफ जाकर कैसे उसमें जीत हासिल की। और उसके बाद वहाँ रशिया में कम्युनिज्म शुरुआत हुई। मतलब वहाँ पे लोकशाही की, है ना, लोकशाही नहीं लेकिन राजाशाही जैसे खत्म हुई और लोगों ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में कर लिया। वैसे ही चीन में भी हुआ कि चीन ने भी ये रशिया से इंस्पायर होकर, रशिया से सीख कर, और उसने भी अपने देश में कम्युनिज्म शुरुआत की कि अब यहाँ पे भी राजाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि चीन में भी अब तक राजाशाही ही चलती थी, राजा ही पूरे देश को संभालता था। लेकिन अब राजाशाही नहीं चलेगी और लोगों का राज चलेगा, ऐसा चीन में भी शुरुआत हुआ। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चाइना को भी तो इतना बड़ा नुकसान हुआ था ना, उसे भी तो नुकसान हुआ था। तो इसकी वजह से वहाँ पे वहाँ के जो लीडर बने थे माओ से तुंग, उसने पूरे चाइना में कम्युनिज्म की शुरुआत की कि अब राजाशाही खत्म हो जाएगी। और ऐसे सिर्फ चाइना ही नहीं, ऐसे कितने सारे देशों ने भी शुरुआत की थी ऐसी। और दूसरा इफेक्ट अगर कहो तो दूसरा एक इफेक्ट आता है द बिगनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। जो पहले के दो थे ना, वो पहले के दो इमीडिएट इफेक्ट थे कि हाँ वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और पूरे दुनिया की ये हालत हो गई। लेकिन ये जो कोल्ड वॉर है, द बिगनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में दो ग्रुप और बन गए थे। पहले तो वो कैसे अलाइड नेशन और एक्सिस नेशन थे, वो तो लड़ाई करते वक्त। लेकिन वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ ना, तब उसके बाद पूरे वर्ल्ड में एक नया क्वेश्चन क्रिएट हुआ, एक नया क्वेश्चन आया। कौन सा क्वेश्चन? कि जब वर्ल्ड वॉर का टाइमिंग था तब पूरी दुनिया में दो बड़े देश थे, एक अमेरिका और एक रशिया। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। लड़ाई के वक्त भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त भी दोनों एक ही टीम में थे, अमेरिका और रशिया। ठीक है, सुनना ध्यान से, ये दोनों एक ही टीम में थे। लेकिन उस वक्त जो है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ ना, तो दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी, क्या ना, कुछ अनबन होने लगी। और उस अनबन की वजह से दोनों की दोस्ती टूटने लगी, अमेरिका और रशिया दोनों की दोस्ती टूटने लगी। और दोस्ती टूटने से नुकसान ये हुआ कि पूरे वर्ल्ड में ये क्वेश्चन क्रिएट हुआ कि पूरे वर्ल्ड में सुपर पावर कौन है। ना भाई, पूरे दुनिया का एक हेड तो होना चाहिए कि नहीं, पूरे दुनिया का एक तो हेड होना चाहिए कि सुपर पावर किसको माने, अमेरिका को माने कि रशिया को माने। तो अमेरिका कह रहा था कि नहीं भाई मैं सुपर पावर हूँ, जबकि रशिया कहता था कि नहीं भाई मेरे पास सब चीज़ें हैं, कि भाई मेरे पास भी उतना ही पावर है और मैं सुपर पावर हूँ। तो दोनों के बीच में एक तरह की कंपटीशन शुरू हुई। अब वो दोनों देश आपस में लड़ते झगड़ते नहीं थे, लेकिन एक दूसरे से जेलसी करने लगे, एक दूसरे से कंपटीशन करने लगे। जैसे आप लोग स्कूल में जाते हो तो वहाँ पे नहीं होता, दो बच्चों के बीच में, दो स्टूडेंट के बीच में कभी कभार ऐसी जो है वही कंपटीशन हो जाती है। ठीक है, यहाँ जेलसी हो जाती है, दो अगर दोस्त आपस में झगड़ पड़े ना, फिर एक दूसरे से बात बंद कर देते हैं कि नहीं भाई मुझे बात नहीं करनी है उससे। ठीक है, फिर वो क्या कहेगा कि कोई एक अगर कोई काम करने बैठे ना, तो वो दूसरा भी वही काम करेगा उसके दिखावे में। एक अगर जाकर टीचर से कुछ बात करेगा तो दूसरा भी जाकर टीचर से बात करेगा कि देखो मैं भी ये कर सकता हूँ। है कि नहीं? दोनों एक दूसरे का दिखावा करते हैं, खाली करते हैं ना, होता है ना ऐसा स्कूल में। इसे एक तरह का कोल्ड वॉर कहते हैं, मतलब वो मारा मारी नहीं कर रहे, वो लड़ाई नहीं कर रहे, वो एक दूसरे से झगड़ते नहीं है, बस हमेशा एक दूसरे से जेलसी करते रहते हैं, एक दूसरे को क्या कहते हैं, दिखावा करते रहते हैं कि देखो तुम ये कर सकते हो तो मैं भी ये कर सकता हूँ। है कि नहीं? ऐसा जो है वो आप लोग स्टूडेंट्स में ऐसा होता है ना, वैसा खाली स्टूडेंट में नहीं, इन दोनों देशों में भी ऐसा हुआ था, अमेरिका और रशिया में। कि वो दोनों कंट्रियाँ यही, कि अगर अमेरिका कोई नया हथियार बनाता ना, तो रशिया कहती कि देखो मैं भी ये नया हथियार बना सकता हूँ, कि भाई मैं सुपर पावर हूँ। फिर अगर रशिया कुछ नया काम करता ना, तो अमेरिका भी वही काम करती कि देखो मैं भी ये काम कर सकता हूँ। तो ऐसा दोनों के बीच में कोल्ड वॉर शुरुआत हुई, जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट थी, मतलब धीरे धीरे, ऑन द स्पॉट नहीं, धीरे धीरे ये बढ़ता गया। और ये बढ़ते बढ़ते एक हद तक तो इतनी कंपटीशन बढ़ गई थी कि फिर से डर लग रहा था कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं शुरू हो जाएगा, कि फिर से अमेरिका और रशिया आपस में जो है वो झगड़ पड़े।
क्योंकि अमेरिका और रशिया दोनों सुपर पावर थे ना, दोनों के पास इतनी पावर थी कि अगर वो दोनों झगड़ पड़ते ना तो फिर तो हो चुका। अगर वो दोनों झगड़ते तो शायद दुनिया को फिर कोई बचा नहीं पाता। ठीक है, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता तो पूरी दुनिया खत्म हो जाती, ऐसी कंडीशन हो जाती। लेकिन अमेरिका और रशिया, इन दोनों के बीच में खाली ये क्वेश्चन हुआ कि सुपर पावर किसको माने, अमेरिका को माने कि रशिया को माने। बराबर ना, तो ये कोल्ड वॉर शुरुआत हुई जिसका आंसर कुछ टाइमिंग बाद मिला। हमें भी आगे के चैप्टर्स में इसका आंसर मिलेगा। ठीक है ना, आप लोग पढ़ोगे आगे के चैप्टर में कि असली में सुपर पावर कौन बना था, इनके ये कोल्ड वॉर खत्म कैसे हुई। बराबर। तो देखो, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर क्या हुआ था कि यूनाइटेड नेशन तैयार हुआ। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो एक संस्था बनी थी ना, लीग ऑफ नेशन, जो तो फेल हो गई थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी फिर से ऐसी ही एक संस्था बनाई गई जिसका नाम दिया यूनाइटेड नेशन, जो आज तक चल रही है, जो आज तक फेल नहीं हुई है। तो अब उसके बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में और आगे के पॉइंट्स वो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।